Hello students, on behalf of KK Commerce Academy, destination where success begins, myself Sneh ma'am, and today I am going to conduct your lecture on Banking and Finance SY BCom semester 3rd, chapter 1 Indian Banking Structure. So as you know आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सेमेस्टर 3rd के, so इसीलिए उसके लिए short summary of every lesson we are here to bring it with you. So today we are starting with our first chapter, that is Indian Banking Structure. ओके सो इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट एंड मेन टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. सो इंडियन बैंकिंग सिस्टम टाइम टू टाइम पीरियड टू पीरियड कैसे इवोल्यूट हुआ है उसके बारे में मैंने एक डायग्राम में यहाँ पे प्रेजेंट किया है. इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यर. सो फर्स्ट एंशंट इंडिया से जो था इंडियन बैंकिंग सिस्टम वो स्टार्ट हुआ था. एंशंट इंडिया का मतलब क्या है? इट इज़ वेरी 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 लॉन्गर पीरियड अगो, लाइक बहुत पुराने टाइम पे जब हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम के बारे में या फिर बैंकिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एंशियंट टाइम में मनुस्मृति, पुराणिक, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इन सब में मेंशन किया गया था. लेंडिंग के बारे में, लोन्स के बारे में, डिपॉजिट सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट सेकंड कब हुआ था? सेकंड हुआ था वैदिक पीरियड में. वैदिक पीरियड में सेम बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन स्क्रिप्चर्स के अंडर उन स्क्रिप्चर्स, उन राइटिंग्स में क्या मेंशन किया गया था? इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया गया था कि लोन्स क्या होते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ राइटिंग्स थी जो वहाँ पे मेंशन की गई थी. नेक्स्ट आता है थर्ड, मूविंग ऑन टू मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में क्या हुआ था? इंडिजियस बैंकर्स वर इंट्रोड्यूस. सो बेसिकली जब हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, ऐसे कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे. उस टाइम पे क्या होते थे? प्राइवेट मनी लेंडर्स होते थे जिनको हम बोलते थे इंडिजियस बैंकर्स. ये बैंकर्स क्या करते थे? इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे और उनको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, जिसके बारे में वो किस में लिखते थे? दे यूज टू राइट इट इन देयर नोटबुक्स और यू कैन से बैलेंस बुक्स. नेक्स्ट कॉइन सिस्टम. कॉइन सिस्टम मतलब कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा या फिर आपको वैसे ही पता होगा. मुगल पीरियड पे क्या होता था? कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, चाहे सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, उन कॉइन्स को यूज़ किया जाता था ट्रांजेक्शन्स के लिए. नेक्स्ट हुंडीज. हुंडीज का मतलब क्या होता है? इट इज़ वन काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन से आज के टाइम पे जैसे हम यूज़ करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, उस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हुंडीज को यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे पहला बैंक जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी. सो 18th सेंचुरी में क्या था? इंडिया पे ब्रिटिश रूल था. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इंडिया का फर्स्ट बैंक दैट वाज नेम्ड एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो इंट्रोड्यूस किया गया था. बट ड्यू टू इट्स लैक ऑफ ऑपरेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, वो बैंक जो था उसके ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुए एंड उस बैंक को क्लोज करना पड़ा. फर्दर मूविंग ऑन टू 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में क्या हुआ? मॉडर्न सेंस फर्स्ट बैंक दैट इज बैंक ऑफ कैलकटा वॉज इंट्रोड्यूस. सो मॉडर्न सेंस में जो सबसे फर्स्ट बैंक इंडिया का इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा, उसको स्टार्ट किया गया था, जिसके ऑपरेशंस जो थे कंटिन्यू हुए थे. हर फैसिलिटी, एवरी टाइप ऑफ ऑपरेशंस वर प्रोवाइडेड. नेक्स्ट coming on to sixth part, that is 20th century, amalgamation of three presidency banks to form an imperial bank. So basically इसमें क्या हुआ था? इसमें 20th सेंचुरी में जो हमारा बैंक ऑफ कैलकटा था, ऐसे हमारे और दो बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास. सो ये तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था. ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोले जाते थे? बिकॉज ये तीनों बैंक क्या करते थे? इनका मेन ऑपरेशन था, इनको मेन फंक्शंस हैंडल करते थे ये लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम के. फर्दर इन तीनों को कलेक्टिवली अमेलगमेट किया गया था 20th सेंचुरी में टू फॉर्म एन इम्पीरियल बैंक. स्टिल इंपीरियल बैंक के पास कोई भी नोट इशू, नोट प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं दी गई थी. वो सब काम कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी. फर्दर नेक्स्ट आया था हमारे पास नेशनलाइजेशन एरा. नेशनलाइजेशन एरा जो है ये आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस.
इससे पहले का आप ये जो देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पॉइंट तक जितना भी दिया इट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज देयर नेशनलाइजेशन एरा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो नेशनलाइजेशन एरा जो आया था 1969 में आया था। इस एरा में बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पीरियड में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनमें से कुछ बैंक्स को, मोस्टली 14 बैंक्स को कन्वर्ट किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। फर्दर 8 पॉइंट क्या दिया है इसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंडर बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उन सबको हटाया गया था। नाउ बैंकिंग कैन बी डन ऑन ग्लोबल वे, ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स भी किए जा सकते थे, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स भी किए जा सकते थे। सो ये टोटल जो है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, दैट इज आवर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग एवोल्यूशन। सो अभी हमने 4 ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनका एवोल्यूशन हुआ था हमारे एवोल्यूशन पीरियड के बीच में। फर्स्ट था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, देयर वर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। नेक्स्ट था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को अमलगमेट करके, कंबाइन करके एक इंपीरियल बैंक को फॉर्म किया गया था। फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज यू नो इंडिया में जब बैंकिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया था या बैंकिंग स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, तब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको लगा कि दे शुड हैव वन सेंट्रल बैंक, एंड सेंट्रल बैंक के लिए उनको क्या चाहिए था, एक सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना था, जिसको उन्होंने स्टार्ट किया एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोन एज आरबीआई। सी हियर, after completing the organizational preliminaries, the RBI of India was inaugurated on 1st April 1935. So जो RBI एज एन इंस्टीट्यूशन था, मतलब वो RBI जो है उसका जब इंस्टीट्यूशन था वो कब क्रिएट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन जो हमारा RBI एक्ट है वो 1934 में ही पास हो गया था एंड स्टार्ट हो गया था। फर्दर the commission recommended the establishment of central bank to be named as Reserve Bank. Before that, the issuing of paper currency was the responsibility of central government. So as I told you, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेपर करेंसी की, ना वो उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक को दी थी, ना वो उन्होंने इंपीरियल बैंक को दी थी। उसके लिए उन्होंने सेपरेट सेंट्रल बैंक फॉर्म किया था, जिसको क्या कहते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करने के वन ऑफ द मेन रीज़न यही था कि इंडिया के पास नोट इशू या फिर नोट प्रिंटिंग के लिए, नोट करेंसी इशू के लिए उनको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि पूरी करेंसी इशू को हैंडल कर सके, इसीलिए उन्होंने आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एज यू कैन सी हियर इन अ पिक्चर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था। जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे वो एक इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट हुए थे 1920 में, एंड देन ये 1920 में ये जो हमारा इंपीरियल बैंक था इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था, दैट वाज नोन एज एसबीआई। ठीक है, सो बेसिकली 3 प्रेसिडेंसी बैंक वर कन्वर्टेड इनटू 1 इंपीरियल बैंक, एंड फर्दर 1 imperial bank was renamed as State Bank of India or converted into SBI. ठीक है, next Indian banking structure. This is the second most important question that can come in your exam. Indian banking structure. So Indian banking structure जो है वो RBI के अंडर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक। एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो होते हैं under the mentorship and overall control of RBI, various apex banking institutions have been established during the post-independence period. Post-independence era का मतलब क्या है, after independence आरबीआई ने इन बैंक्स को एस्टैब्लिश किया था, एंड एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मेन टारगेट क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स है इंडिया के उनसे रिलेटेड एक एक मेन एपेक्स बैंक क्रिएट करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एंड उन्होंने क्या किए, अंडर दैट एपेक्स इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए फॉर पर्टिकुलर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आईडीबीआई, सिडबी एंड मुद्रा। सो ये जो तीनों बैंक है, आईडीबीआई इज फुल फॉर्म्ड एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये जो बैंक है
या सिडबी है या मुद्रा है, ये तीनों बैंक क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? दीज बैंक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, और यू कैन से लोन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन बैंक्स को सेटअप किया गया था। सेम वे नाबार्ड जो था, नाबार्ड वॉज सेटअप फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में या फिर एग्रीकल्चरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड को सेटअप किया गया था। थर्ड वन इज एक्जिम। एक्जिम वॉज सेटअप फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। सो एक्जिम वॉज सेटअप फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंकिंग सर्विसेज। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं इम्पोर्टर्स हैं उनकी बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक्जिम को सेटअप किया गया था, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है IIBI। दिस बैंक वॉज पर्टिकुलरली एस्टैब्लिश फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस। सो जो भी हमारी इंडस्ट्रीज सिक है या फिर रिहेबिलिटेशन मोड पे है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए IIBI को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है NHB। NHB इज अ बैंक कंस्ट्रक्टेड फॉर हाउसिंग सेक्टर। सो बेसिकली ये नेशनल हाउसिंग सेक्टर के लिए इस बैंक को स्टार्ट किया गया था। जिनको भी हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होते हैं या पॉलिसीज चाहिए होते हैं, कुछ भी सर्विसेज चाहिए होते हैं, दे गो थ्रू NHB फॉर दो सर्विसेज। एंड ये सब एपेक्स इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Further moving on to B part. See, we have done till A part apex institution. Now we will move to B part, that is banking institution. Our banking institution is divided. So ये एक बहुत बड़ा चार्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे easy way में, so it is very easy to understand. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक दैट इज RRB एंड कोऑपरेटिव बैंक। सो वील स्टार्ट विद कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। सो कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं या वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। एज यू नो शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? दीज बैंक्स आर मेंशन्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। जो हमारा RBI एक्ट 1934 है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उनमें हमारे सेकेंड शेड्यूल में जिन भी बैंक्स के बारे में मेंशन किया जाएगा उन बैंक्स को हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, एंड जिन बैंक्स के बारे में वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। फर्दर शेड्यूल बैंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बारे में आपको पता ही है, एज यू नो पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट मीन्स व्हाट? इट इज नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर और लेस शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वी विल गो विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? दीज बैंक्स आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैविंग मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इन बैंक्स की जो गवर्नमेंट जो भी शेयर होल्डिंग होती है वो किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टेट बैंक एंड नेशनलाइज बैंक। स्टेट बैंक इज सिंपल योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड नेशनलाइज बैंक मीन्स these are the banks that were converted from private sector to public sector. पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में एक डिफरेंस है। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट बैंक होते हैं। नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं? जिन बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया गया होता है। फर्दर सेकेंड पार्ट, इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? इन बैंक्स की जो भी ओनरशिप कंट्रोल होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट पर्सन्स के पास होती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो होता है वो बहुत कम होता है या फिर गवर्नमेंट के मिनिमम रेगुलेशंस होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इंडियन बैंक्स मतलब क्या है? इंडिया में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको बाइफरकेट किया है, एंड फॉरेन बैंक्स। इंडिया में ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? दीज बैंक्स आर कंस्टिट्यूटेड बिफोर नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के टाइम पे जिन प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट नहीं किया गया था वो है हमारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपको अगर याद होगा अभी मैंने जस्ट बताया एवोल्यूशन का लास्ट पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने से पहले जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में उनको हम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं, एंड जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद RBI के अंडर इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको हम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काउंट करते हैं।
फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? दीज बैंक्स आर बेसिकली ब्रांचेस ओपनड इन इंडिया. सो देयर आर HSBC बैंक, सिटी बैंक, ठीक है, डिट्यूश बैंक. सो ये कौन कौन से बैंक है? दीज बैंक्स आर फॉरेन बैंक. ये सब बैंक्स जो है ये फॉरेन में लोकेटेड है, लेकिन इनकी ब्रांचेस कहाँ पे? इंडिया में भी ओपन है. इन बैंक्स का इंडिया में होने से क्या बेनिफिट होता है? इन बैंक का इंडिया में होने से बेनिफिट होता है, जो भी हमारे लोकल अवेलेबल बैंक है, कंपटीशन इंक्रीज होता है, हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आरआरबी. आरआरबी मीन्स रीजनल रूरल बैंक. दीज बैंक्स आर पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस फॉर रीजन्स. जो भी हमारे रूरल रीजन्स होते हैं उनके लिए इन बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट आरआरबीज के थ्रू जो भी हमारे वेरियस लेवल पे रूरल एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है आरआरबी प्रोवाइड करता है मेजरली रूरल एरिया को. उनका मेन टारगेट होता है रूरल एरिया. नेक्स्ट है उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक्स आर बेसिकली, कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है इन बैंक्स का मोटो प्रॉफिट अर्निंग, इनकम अर्निंग नहीं होता है. इन बैंक का मोटो होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. इन बैंक को जो भी मेंबर्स स्टार्ट करते हैं उन मेंबर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्लस जो भी हमारी फर्दर पब्लिक है उनको ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना. इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक को फॉर्म करती है ऑन 3 लेवल: प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल. प्राइमरी लेवल का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल और रूरल एरिया लेवल पे जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटीज़ अवेलेबल होती हैं उनको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अवेलेबल होते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं. एंड स्टेट लेवल पे जो भी अवेलेबल होते हैं कोऑपरेटिव बैंक उनको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं. प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को अगर हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प करेगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी एडवाइस चाहिए या फिर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मनी चाहिए, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, एडवाइस हेल्प चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. ये मैंने आपको इन शॉर्ट पूरा डिस्कस करके बताया है. नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक एंड एपेक्स इंस्टीट्यूशंस बोथ आर दी सेम. आप जब मेन हेडिंग क्रिएट करोगे या फिर जब आप फर्स्ट चार्ट क्रिएट करोगे वहाँ पे आपको एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक्स अलग अलग शो करने हैं. लेकिन जब आप एक्सप्लेन करोगे आप एपेक्स इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक्स को एक ही हेडिंग के अंडर एक्सप्लेन कर सकते हो. सेम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक दैट इज नबार्ड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेवलपमेंट बैंक दैट इज एक्सिम, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक दैट इज NHB. सो यहाँ पे आपके 2 मेन टॉपिक कवर अप होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज बैंकिंग स्ट्रक्चर. सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा टॉपिक रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. सो इन शॉर्ट आई कैन से देयर आर 14 पॉइंट्स. सो आपके एग्जाम में यू आप अटेम्प्ट कर सकते हो इनमें से कोई भी 10 to 12 पॉइंट्स. यू कैन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग ऑल दी 14 पॉइंट्स दैट इज़ बेटर फॉर यू. एंड जब भी आप अगर रोल ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आंसर अटेम्प्ट करें, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, अगर आप उसको इन थियोरी पेपर वेन एवर यू आर राइटिंग ट्राई टू राइट अगर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हो उसको पहले आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताओगे. सो दैट इज़ गुड फॉर यू. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. बैंकिंग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हमारा रोल रहता है या फिर व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट. सो एज यू नो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट ही क्यों किया गया था? डिपॉजिट्स के लिए, फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए. प्रोविजन का मतलब क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड क्रेडिट टू पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशन whosoever need the finance or credit. सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो भी कैपिटल एक कंट्री में फॉर्म होता है, रेगुलेट होता है, क्रिएट किया जाता है, उसको क्रिएट करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, बैंकिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो भी हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बैंकिंग सिस्टम है, चाहे इंस्टीट्यूशंस है, व्हाट दे आर यूजिंग द रीसेंट टेक्नोलॉजी लाइक एज यू
एज यू नो कि हमारा जो लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है वैसे वो क्या क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हर चीज़ पेपर पे होती थी, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू पेपरलेस ट्रांजेक्शन। पेपरलेस का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा। पहले लाइक यू कैन से कंप्यूटर्स यूज होते थे, उसके बाद नाउ दे आर यूजिंग लैपटॉप। नाउ द टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस कि आप हर चीज़ बैठे बैठे अपने घर पे अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू कर सकते हो। सेम वे फोर्थ पॉइंट इज हैबिट ऑफ सेविंग। सो जो भी हमारी पब्लिक है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंडर लाइक दे शुड नो हाउ टू सेव देयर मनी। उस हैबिट को क्रिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर। प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, अगर बैंक्स जो है हमारे प्राइवेट बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, आरआरबीज है, एक्सिम है, कितने सारे बैंक्स हैं, वो सब बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू जितने भी हमारे न्यू बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, बिजनेस पर्सनस है, उनको प्रमोट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, सो दैट उनको ईजीली लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, उनके बिजनेस प्लान से रिलेटेड फिजिबिलिटी एडवाइस प्रोवाइड करके उनको प्रमोट करते हैं, सो दैट वी कैन हैव न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन आवर कंट्री टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी का मतलब क्या, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पब्लिक से लेके इन्वेस्टमेंट तक जितनी भी इंटरमीडियरीज होते हैं उसकी तरह एक्ट करते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के सेवर की तरह एक्ट करते हैं, पब्लिक के ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं। इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। सो बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का उसको इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। हैबिट्स को एनकरेज कर, हैबिट जो है सेविंग की, सेविंग्स को एनकरेज करना, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, लोन्स ले रहे हैं सो लोन्स को टाइम टू टाइम पे आउट करना। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। सो बेसिकली जो भी हमारा मार्केट है, जो भी इकोनॉमिक मार्केट है, उसको मनी टर्म्स में, उसको फाइनेंस टर्म में एक्सपेंड करने के लिए भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया, इफ इंडिया डजंट वांट टू depend on any other country, they should have better organized बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम। सो इसीलिए जो हमारे बैंकिंग सिस्टम होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, व्हाट दे डू इज इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडक्ट करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। एज यू नो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस या फिर डेवलपमेंट बैंक्स का या फिर रीजनल रूरल बैंक्स का क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है। क्यों, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन केस ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो। बैंकिंग सिस्टम भी जो है, बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो हर रीजन में इन ए प्रॉपर एंड इन ए बैलेंस मैनर अवेलेबल होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, देन देयर शुड बी रूरल पीपल, नेशनल हाउसिंग सेक्टर, सिक इंडस्ट्री, सबके लिए क्या अवेलेबल होनी चाहिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इम्पार्टिंग लिक्विडिटी टू नॉन लिक्विड एसेट्स। सो इंडिया में नॉन लिक्विड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को नॉन लिक्विड एसेट्स भी जो होते हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, उनका भी क्या देखना होता है, मैनेजमेंट देखना होता है। फर्दर करेक्ट इम्बैलेंस इन कंट्री, जो भी इम्बैलेंस है या फिर इनकरेक्ट है उसको बैलेंस्ड करने के लिए भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस इज मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इंडिया को, अगर किसी भी कंट्री को अपने रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, दे शुड हैव बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हर सेक्टर डेवलप होगा तभी इकोनॉमी डेवलप होगी। सो दैट इज व्हाट बैंकिंग स्ट्रक्चर एम्स एट डेवलपिंग एवरी सेक्टर, सो देयर शुड नॉट बी एनी इम्बैलेंस इन एनी रीजन। किसी भी रीजन में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। सो दीज आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्दर मूविंग ऑन टू शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के पर्पज से मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। सो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल का मेन आपको जो मैंने बताया था, शेड्यूल बैंक इज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, वेयर एज नॉन शेड्यूल इज नॉट लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934।
शेड्यूल बैंक जो होता है उनके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है, 5 लाख रुपीज। एंड जो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनको किसी भी टाइप के आरबीआई गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं करना होता है, तो उनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। सीआरआर जो भी हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है हमारे शेड्यूल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बट हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स को ऐसे कोई भी कंप्लाइशन या फिर कोई भी फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी होती है, उनको सीआरआर खुद के साथ मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न। रिटर्न्स का मतलब क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम रिटर्न्स आर टू बी सबमिटेड। सो जो भी हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं उनके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं या फिर जो भी उनके रिटर्न्स हैं दे हैव टू सबमिट इट विद द गवर्नमेंट। बट नॉन शेड्यूल बैंक्स को ऐसे कोई भी रिटर्न्स कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। Member of clearing house. So scheduled banks are counted as member of clearing house, but non-scheduled banks are not counted as member of clearing house. Same way scheduled banks जो होते हैं वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते। अगर शेड्यूल बैंक्स को लोन चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, क्रेडिट चाहिए, दीज ऑल टर्म्स यू कैन यूज इन द वे ऑफ लोन, क्रेडिट, मनी, फाइनेंस। सो ये अगर चाहिए किसी भी शेड्यूल बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, दे कैन आस्क इट फ्रॉम आरबीआई। बट नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसी भी बैंक से या फिर आरबीआई से लोन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Next, there are challenges, or you can say this is the last topic of this chapter. This topic can come into 7 or 8 marks also, और you can say short note में भी ये पूछ सकते हैं। So आपको basically इसके 7 points, see here I have given you 10 points, so 10 points में से आपको 7 to 8 points, ट्राई टू रिमेंबर 7 to 8 पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग, सो दैट आपको अगर इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट आप भूल जाओ, एटलीस्ट आप वहाँ पे कुछ तो भी रिलेटेबल लिख पाओ, ठीक है। सो चैलेंजेस में लेट्स सी, बैंकिंग सेक्टर के अगर बेनिफिट्स है, रोल है, इंपॉर्टेंस है, सो उसको चैलेंजेस भी है जो फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट है रूरल मार्केट। रूरल मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट में इतना इजी नहीं है, जो भी रूरल पीपल है उनको बैंकिंग सर्विसेज की लाइक अट्रैक्ट करना या फिर उनको हैबिट क्रिएट करना या फिर एनकरेज करना उनको। नेक्स्ट है ग्लोबल बैंकिंग। ग्लोबल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग बैंकिंग सर्विसेज एट ग्लोबल लेवल और फॉरेन कंट्री लेवल। सो फॉरेन लेवल पे बैंकिंग सर्विसेज को कंडक्ट करना इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। उसके लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वर्कफोर्स होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए उतने, दे शुड हैव कनेक्शन विद अदर बैंक्स और अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द चैलेंज फेस बाय बैंकिंग सेक्टर इज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। बैंकिंग सेक्टर जितने भी एफर्ट्स पुट कर रहा है उसका रिटर्न बैंकिंग सेक्टर्स को या बैंकिंग सिस्टम को उतना मेन वे में नहीं दिखता है या फिर उतना ज़्यादा हाई रेट पे नहीं दिखता है, उनको लो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिटर्न में मिलती है। competition from new banks, so as you know new private sector और new banks are starting, so new banks क्या कर रहे हैं, new policies create कर रहे हैं जिससे वो customers को attract कर रहे हैं। so इससे क्या हो रहा है, बैंकिंग स्ट्रक्चर ही खुद ही जो ऑर्गेनाइज्ड है उसमें क्या हो रहा है, बाइफर्गेशन आता जा रहा है विद दी कंपटीशन ऑफ न्यू बैंक्स। सो न्यू बैंक्स के साथ compete करने के लिए ओल्ड बैंक्स को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज अपग्रेड करने पड़ रहे हैं, पॉलिसीज अपग्रेड करनी पड़ रही है विद इन सेम कंट्री। gap between promise and performance. So basically banking structure, they say that they will perform this, they will do that, so they are promising a lot of terms to their customers but they are not showing it in their performance, so वो वैसे performance कर नहीं पा रहे हैं। क्रॉस इंडस्ट्री कंपटीशन। क्रॉस इंडस्ट्री कंपटीशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सो इन सब सेक्टर्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, सो इन सब सेक्टर में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन उनका भी आपस में जो कंपटीशन है दैट इज देयर एंड दैट इज अ स्टिफ कंपटीशन। वो क्या है, चैलेंज है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है, देयर इज corruption, there are negative activities conducted in banking sector also. लैक ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, उतनी ज़्यादा हाई लेवल, हाई टेक्नोलॉजी, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अभी यूज़ नहीं की जा रही है। देयर इज़ लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जो भी हाई लेवल टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है या फिर फॉरेन बैंक ब्रांचेज इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, दैट आर नॉट स्टिल अडॉप्टेड बाय इंडियन बैंक्स।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है, बैंक्स के पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं विच आर नॉट ऑफ एनी यूज़, उनको बैंक ने एज एन एसेट लिया होता है लेकिन दे आर नॉट एट एनी यूज़, दे आर केप्ट एज आइडल, उनका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, जो कि एक चैलेंज है बैंक के लिए कि उनको किसी प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करना। लैक ऑफ नॉलेज, सो ऑफकोर्स कस्टमर्स को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज, कस्टमर्स को बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू सेव, विच बैंक इज़ बेनिफिशियल। फर्दर बैंक्स के पास भी जो है अपने कस्टमर से रिलेटेड प्रॉपर डेटा नहीं है, सो दे आर नॉट नॉलेजफुल अबाउट देयर कस्टमर्स डिमांड एंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। सो दीज आर दी चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय आर बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो आज हमने मेनली 3 चीज़ें पढ़ी, role of banking development and role of banks in economic development, scheduled versus non-scheduled bank and challenges before banking sector। so आपके फर्स्ट चैप्टर में टोटल ओवरऑल यही 5 चीज़ें दी गई है। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, सेकेंड है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल बैंक, नेक्स्ट इज रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लास्ट वन इज चैलेंजेस। सो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर की समरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट डू हिट योर like button and please follow us on KK Commerce Academy. Thank you.